दोस्तों आज हम बात करेंगे आवेश के संरक्षण पे। आवेश के संरक्षण को समझाने के लिए हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें 3 समान आकार के गोले ए बी सी हैं। इन गोलों पर आवेश क्रमशः 8 कूलाम, 20 कूलाम और 0 कूलाम है। सी एक उदासीन गोला है, इसलिए इस पर आवेश 0 कूलाम है। एक चौथा गोला डी है जो कि इन गोलों के समान आकार का है और उस पर आवेश 6 कूलाम है। डी गोला जो है सिस्टम से बाहर का गोला है। सिस्टम 3 गोलों से मिलकर बना है। सिस्टम के इन तीनों गोलों पर का कुल आवेश आप देख सकते हैं। कुल आवेश कितना है? 8 कूलाम प्लस 20 कूलाम और प्लस 0 कूलाम बराबर टोटल आवेश जो है 28 कूलाम हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग फिगर 2 में आते हैं। आप देख सकते हैं कि बी और सी, बी पर आवेश 20 कूलाम है और सी पर आवेश 0 कूलाम है। बी और सी को जब हम टच करा देंगे, दोनों को संपर्क करा देंगे, तो दोनों जो है 20 कूलाम आवेश में ही दोनों समान रूप से शेयरिंग कर लेगा। यानी बी पर भी हो जाएगा 10 कूलाम और सी पर भी हो जाएगा 10 कूलाम। अब बताइए कि इस स्थिति में इसका कुल आवेश कितना होगा। आप देख सकते हैं एक आवेश है 8 कूलाम प्लस बी का है 10 कूलाम और प्लस सी का है 10 कूलाम। इस स्थिति में भी आप देखेंगे कि कुल आवेश 28 कूलाम है। फिर हम तीसरी स्थिति पर आते हैं, फिगर 3। फिगर 3 में हम क्या करेंगे कि आप ए और बी को देखिए। ए का आवेश है 8 कूलाम और बी का आवेश है 10 कूलाम। अगर इस दोनों गोला को हम संपर्क कराएंगे तो 8, 10, 18 कूलाम में ही ए और बी समान रूप से आपस में आवेश को शेयर कर लेंगे। तो ए पर हो जाएगा 9 कूलाम आवेश और बी पर हो जाएगा 9 कूलाम और सी पर जैसा 10 कूलाम पहले से था वैसा ही 10 कूलाम रहेगा। तो इस स्थिति में भी कुल आवेश आप देख सकते हैं 9 कूलाम प्लस 9 कूलाम और प्लस 10 कूलाम, ये हो जाएगा 28 कूलाम। आप देख सकते हैं कि अभी हमने आपको 3 स्थितियों के लिए चर्चा किया है। तीनों स्थिति में देखिए, फिगर 1 में भी कुल आवेश 28 कूलाम, आप फिगर 2 में भी देख सकते हैं कुल आवेश 28 कूलाम और फिगर 3 में भी देख सकते हैं कुल आवेश 28 कूलाम। तीनों स्थितियों में आप देख सकते हैं कि सभी गोलों के इंडिविजुअल आवेश बदल रहे हैं, लेकिन कुल आवेश जो है सिस्टम का हर स्थिति में 28 कूलाम है। लेकिन एक और स्थिति पे हम बात करते हैं। अगर इस डी गोला को अगर हम इस सी के साथ संपर्क करा दें, यानी इस बार डी गोला जो कि सिस्टम से बाहर का गोला है उसको यदि हम सिस्टम के अंदर लाएं और सी के साथ संपर्क कराएं तो 6 कूलाम डी का और सी का 10 कूलाम दोनों मिलकर 16 कूलाम, जिसमें ये दोनों बराबर शेयरिंग कर लेंगे। वैसी स्थिति में सी का आवेश हो जाएगा 8 कूलाम और डी का भी आवेश हो जाएगा 8 कूलाम। अब आप देख सकते हैं सी का 8 कूलाम, बी का 9 कूलाम और ए का 9 कूलाम, टोटल आवेश 26 कूलाम हो जाएगा। तब जबकि सभी स्थितियों में आवेश 28 कूलाम नियत रूप से रह रहा था। आवेश नियत न रहकर आवेश परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब आप सिस्टम से बाहर के किसी गोले को, बाहर के किसी वस्तु को सिस्टम में लाएंगे तब। अगर आप बाहर से कोई भी गोला सिस्टम के अंदर में नहीं लाएं, बाहर से कोई भी वस्तु सिस्टम के अंदर में नहीं लाएं, तो सिस्टम का कुल आवेश 28 कूलाम रहेगा, जो कि एक नियत आवेश है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि वह सिस्टम जिसमें बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, बाहरी कोई उसमें इंटरेक्शन नहीं हो, वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। अगर बाहरी इंटरफेयर नहीं हो तो सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा, और अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो तो सिस्टम के वस्तुओं के व्यक्तिगत आवेश तो बदल सकते हैं, लेकिन उसका कुल आवेश हर स्थिति में आप देख सकते हैं, हर स्थिति में उसका कुल आवेश कैसा रहेगा? नियत। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत रहता है, और इसी बात को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो आप देखिए, हम नीचे में आपको डेफिनेशन भी यहाँ लिख दिए हैं। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत रहता है और इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊपर का जो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें कुछ और बात हम लोग को सीखने को मिलेगा। आप फिगर 1 में देख सकते हैं सी पर आवेश 0 कूलाम है और फिगर 2 में सी पर आवेश 10 कूलाम है। क्या 0 कूलाम से 10 कूलाम इसका आवेश कैसे हो गया? क्या आवेश को हमने उत्पन्न कर दिया? नहीं।
आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि आवेश किसी दूसरे वस्तु से ट्रांसफर होकर सी पर आया है। ठीक उसी तरह से आप बी को देख सकते हैं। बी का आवेश जो है 20 कूलाम है फिगर 1 में, और फिगर 2 में इसका आवेश 10 कूलाम हो गया। क्या इसका 10 कूलाम आवेश नष्ट हो गया? नहीं, आवेश नष्ट नहीं हुआ बल्कि इस वस्तु से ट्रांसफर होकर दूसरे वस्तु में चला गया। यानी इस एग्जाम्पल से एक जानकारी और मिल रही है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को किया जा सकता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब आवेश ट्रांसफरेबल है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ स्टार पॉइंट भी लिख दिया है। आवेश ट्रांसफरेबल है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग में भी यह बात सीखे थे। और इसी तरह से मैंने आगे एक और स्टार पॉइंट लिखा है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम आपको आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देंगे। मैं आपको बताऊं कि सभी रासायनिक और नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। हम आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आयनिक समीकरण यहाँ पर लिए हैं। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके एल्युमिनियम आयन में बदल गया है। तो अभिक्रिया के पहले एल्युमिनियम का यह संकेत है जो कि एल्युमिनियम परमाणु को सूचित कर रहा है, और सभी परमाणु उदासीन होते हैं, इसलिए यहाँ का आवेश कुल आवेश 0 हो गया। अभिक्रिया के बाद एल्युमिनियम पर आप देख सकते हैं +3 आवेश है और 3 इलेक्ट्रॉनों का -3 आवेश, तो यहाँ भी 0। यानी जितना आवेश अभिक्रिया के पहले उतना ही आवेश अभिक्रिया के बाद, यानी यहाँ पर भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। उसी तरह से हम नीचे भी एक और आयनिक समीकरण लिए हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोरीन आयन में बदल गया, तो आप क्लोरीन का आवेश 0 होगा, परमाणु को सूचित कर रहा है क्लोरीन परमाणु को। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 और अभिक्रिया के बाद भी क्लोरीन आयन का आवेश -1, यानी जितना आवेश अभिक्रिया के पहले उतना ही आवेश अभिक्रिया के बाद। यहाँ भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने वाले कुछ प्रक्रियाओं के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहली प्रक्रिया मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक नाभिक है और इस नाभिक पर गामा किरण जो है इस पर आकर टकराता है। गामा किरण जब इससे इंटरेक्ट करता है नाभिक के साथ, तो नाभिक जो है गामा किरण को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद 2 कणों को उत्पन्न करेगा। एक कण है इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से आप परिचित हैं, लेकिन मैं पॉजिट्रॉन के बारे में बता दूं कि पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है। इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ठीक समान होता है, लेकिन आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक समान और विपरीत आवेश होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1 तो पॉजिट्रॉन पे आवेश +1। यहाँ पे गामा किरण नाभिक से इंटरेक्शन करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को उत्पन्न किया। इस अभिक्रिया को कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। देखिए इसका हम लोग रिएक्शन कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गामा रे फोटोन और ये फिर बदल गया किसमें, इलेक्ट्रॉन में और फिर पॉजिट्रॉन में। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। गामा किरण जो है यह एक रेडिएशन है, यह एक विकिरण है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका कुल आवेश 0 होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 और पॉजिट्रॉन का आवेश +1, तो यहाँ भी कुल आवेश 0, यानी यहाँ पर भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। इस अभिक्रिया का हमने यहाँ पे परिभाषा भी दे दिया है। आप देख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें एक गामा किरण फोटोन बोलते हैं ऊर्जा का पैकेट। जब रेडिएशन चलता है तो उस रेडिएशन की ऊर्जा जो होती है पैकेट्स के रूप में होती है। जैसे आवेश का पैकेट आपने पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर ऊर्जा के पैकेट को फोटोन नाम से पुकारते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। तो वह प्रक्रिया जिसमें गामा किरण फोटोन पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, तो आप पदार्थ भी लिख सकते हैं अथवा नाभिक भी लिख सकते हैं, से इंटरेक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे गामा किरण किस में कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आइंस्टीन ने अपने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में बताया था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने मास एनर्जी रिलेशन भी दिया था, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और आप पहले भी पढ़े होंगे पीछे के क्लासेज में। तो मैं आपको बताऊं कि गामा किरण आप देख लीजिए, यह एक ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, कण में द्रव्यमान होता है, यानी आपने ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल दिया। तो यह द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाने वाला एक अच्छा उदाहरण भी है पेयर प्रोडक्शन। मैं आपको बताऊं जैसे गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया,
ठीक उसका उल्टा अभिक्रिया भी संभव है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी आपस में टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और गामा फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है मैटर एनिहिलेशन। देखिए कैसे होता है, आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने को एनिहिलेट बोलते हैं, और नष्ट करने के कारण दो यहाँ पर गामा फोटोन जो है प्रोड्यूस होता है। गामा फोटोन कहने का मतलब कि गामा किरण के ऊर्जा का 2 पैकेट यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हैं हम इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन और प्लस पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू गामा प्लस गामा। गामा गामा बोलते हैं 2 फोटोन को। यहाँ पे गामा 2 बार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि गामा के 2 फोटोन उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। यहाँ पर अभिक्रिया के पहले आप कुल आवेश देखेंगे 0 है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का कुल आवेश, और यहाँ पे गामा तो विकिरण और ऊर्जा है, गामा किरण पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए यहाँ का आवेश 0 है। तो इस तरह से यहाँ भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका परिभाषा भी लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके एक दूसरे को नष्ट करके 2 गामा फोटोन क्या है, ऊर्जा है, नष्ट करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाता है मैटर एनिहाइलेशन। क्योंकि इस प्रक्रिया में मैटर एनिहाइलेट हो जाता है, एनिहाइलेट यानी नष्ट हो जाता है और ऊर्जा में बदल जाता है। दोस्तों एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, यदि गामा किरण न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में बदल जाए तो इसको पेयर प्रोडक्शन बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यदि कंबाइन होकर गामा फोटोन को उत्पन्न करे तो इसको मैटर एनिहाइलेशन कहेंगे। और इन दोनों अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़े हैं इससे हम एक और जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब इस बात में थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, इसमें कुछ सुधार करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने आवेश को यहाँ पर उत्पन्न किया है। गामा एक किरण है, एक ऊर्जा है, इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हमने उत्पन्न किया है, इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है। यानी हमने ऊर्जा को जब कण में बदला तो आवेश को हमने उत्पन्न कर दिया। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर ऊर्जा में बदल गए। पहले से इन पर आवेश था, जब ऊर्जा में बदल गए तो इस पर कोई आवेश नहीं। यानी कहने का मतलब कि किसी आवेश को इंडिविजुअली नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को जोड़ों में नष्ट अथवा उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को उत्पन्न भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।